हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए कलेक्ट किया। तो आइए शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी जो विलेयता है वो घटती है। यानी अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है उसकी, जो उसकी घुलनशीलता है, जो उसकी विलेयता है जल में, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है आइए जानते हैं। क्योंकि जो एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में आविलेय होते हैं। कौन से एल्किल समूह में एक दो तीनों अल्कोहल लिखकर आपको दिखाता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फिर आपको बताता हूं कि सॉल्युबिलिटी का क्या चक्कर है। देखो ये आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा डिग्री का आपका अल्कोहल है, आप कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक, ये आपका सेकंड डिग्री का अल्कोहल है। ये आपका सेकंड डिग्री हो गया। और तीसरा जो मैं तीसरे अल्कोहल की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री का है? थर्ड डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो ये जिस एल्किल समूह की बात कर रहा है, ये जिस एल्किल समूह के बारे में बता रहा है वो एल्किल समूह तो यही है। यहां दो एल्किल समूह है और यहां तीन एल्किल समूह है। अब ये जो एल्किल समूह है ये जल विरोधी प्रकृति के हैं क्योंकि पानी में घुलनशील नहीं है या पानी में नहीं घुलते। आगे क्या करा है कि अल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है। अल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। यानी घुलनशीलता किसके कारण होती है या किस चीज के कारण जल में डिजॉल्व होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका OH। यानी जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो जल के साथ मतलब घुल सकता है या पानी में घुल सकता है, लेकिन जो एल्किल समूह है वो पानी में घुलनशील नहीं है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है उच्च अणुभार वाले आकार बढ़ेगा। जैसे इसका आकार छोटा है, यहां पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है या फिर एक एल्किल समूह लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर एक ही लगा हुआ है। यहां पर एल्किल समूह की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 2। यहां पर यदि आप देखें तो जो एल्किल समूह की संख्या है वो क्या हो गई? 3। तो जैसे जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार वाले अल्कोहलों में एल्किल समूह जल विरोधी के प्रकृति के होते हैं और OH समूह जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। इसके यह प्रभाव हो जाता है, इसलिए विलेयता क्या होती है? घट जाती है। कारण क्या है कि दोनों में अल्कोहल में दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक आपका एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, एक आपका OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो एल्किल ग्रुप है वो जल विरोधी प्रकृति का है, जो OH ग्रुप है वो जल रोधी नहीं है, मतलब जल में घुल सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री आकार बढ़ेगा तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, और अगर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो वो जल विरोधी प्रकृति के हैं, तो जल में जो उनकी विलेयता है वो क्या होगी? घट जाएगी। तो मैं इसको अगर चाहूं तो धीरे धीरे मतलब दो फॉर्म में इसको अरेंज कर सकता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो यही मुख्य कारण है कि जब भी किसी जल में अणुभार बढ़ेगा तो उसकी जो विलेयता है वो घट जाएगी। और अणुभार बढ़ने का मतलब क्या है? एक मेथिल ग्रुप है, जैसे आपके अणुभार निकाल के मैं दिखाऊं, अणुभार क्या होता है? समस्त अणुओं का आणविक द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या को आप जोड़ लीजिए, आपको अणुभार मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यही कारण है मुख्य विलेयता घटने का। और अब आप इसे नोट कर लीजिए तो मैं फिर आगे बढ़ूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो फिर कह रहा है कि पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है। देखो परिशोधित स्पिरिट
स्पिरिट तो आप सभी को पता होगा, परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। किस में मिश्रित हो जाती है? पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। और पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। क्या क्या मिश्रण होता है? देखो, ये कह रहा है कि पेट्रोल हो गया, प्लस में इसके साथ औद्योगिक एल्कोहल यानी एथेनॉल C2H5OH, और प्लस में आपका एक और चीज होती है बेंजीन। इन तीनों का जो मिश्रण है यानी पेट्रोल प्लस एथेनॉल प्लस बेंजीन, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या कहलाता है? पावर एल्कोहल। उपयोग क्या है? आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। अभी तो कम किया जा रहा है वर्तमान में। आप किसी पेट्रोल टंकी वगैरह पे जाइए तो वहाँ पर एक जो पेट्रोल पंप होता है एक्चुअली, वहाँ पर सबसे ऊपर एक बोर्ड लगा होता है और वहाँ पर लिखा होता है एथेनॉल ब्लेंडेड, एथेनॉल ब्लेंडेड, ये आप देखेंगे लिखा रहेगा। किसी भी पेट्रोल टंकी पे जाएंगे तो जो मेन बॉक्स होता है उसके ऊपर, उसका यही मतलब है कि उस समय पावर अल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है और पावर अल्कोहल को पेट्रोल के साथ डालकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए थर्ड हमारा रिएक्शन क्या है? हुंसडीकर अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। इस अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण की ब्रोमीन से अपक्रिया कराकर एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्किल ब्रोमाइड। इस अपक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट का बिकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। तो देखते हैं क्या है हुंसडीकर अपक्रिया। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर एसीटेट। अब इसका रिएक्शन हमको कराना है ब्रोमीन के साथ। रिएक्शन किसके साथ कराना है? ब्रोमीन के साथ। हाँ, किसके प्रेजेंस में कराना है ये ध्यान से देखिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में। देखो ध्यान से, जब आप सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? आपका पहला प्रोडक्ट मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड, दूसरा आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा आपका बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो पहला प्रोडक्ट जो आपको मिल गया वो एल्किल ब्रोमाइड, ये आपका बन गया एल्किल ब्रोमाइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब आप सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपका एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है हुंसडीकर अपक्रिया। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। उसके साथ तीनों रिएक्शन है। देखो पहला कह रहा है सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण। दो चीजों के पहले तो आप इसको बनाइए प्रयोगशाला में, उसके बाद इसके दो रिएक्शन, पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराइए, दूसरी बार अमोनिया से रिएक्ट कराइए। तो प्रयोगशाला में जब भी हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना होता है तो हम क्या क्या लेते हैं मेन कंपाउंड? देखो पहले तो हम लेते हैं मेथिल एल्कोहल का उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा। किससे बनता है? मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मेथिल एल्कोहल,
मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। दो मॉलिक्यूल लिया गया है मेथिल अल्कोहल का और उसका हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट, आपको मिल जाएगा मेथिनॉल, प्लस में आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। और आपका फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, नहीं ये तो दो चीजें बनेंगी आपकी, आपका बन जाएगा HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। प्लस में आपका क्या बन जाएगा, इसके भी दो मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरी बात, ये आपका क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल, ये आपका मेथिल अल्कोहल हो गया, ये तो ऑक्सीजन है ही है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और ये आपका क्या बन गया, पानी यानी H2O। तो ध्यान से देखो चीज, जब प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को उत्प्रेरित ऑक्सीकरण यानी मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस में आपका क्या बनता है, वाटर। तो ये रही प्रयोगशाला विधि किसको बनाने की, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की। अब इसके रिएक्शंस पे थोड़ा नजर डालते हैं, क्या है। पहला रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। देखो ध्यान से, किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। रिएक्शन किसके साथ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन से रिएक्ट कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। दो चीजें बनेंगी आपकी, एक तो आपका प्रोड्यूस होगा सबसे पहले मेथिल अल्कोहल और दूसरा आपका बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ये आपका क्या है, मेथिल अल्कोहल। ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। तो भैया चक्कर यही है कि जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे और उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। दो चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब इसी का तीसरा रिएक्शन देखते हैं क्या है। तीसरा रिएक्शन क्या है, अमोनिया से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। कैसे, देखो ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, रिएक्ट किसके साथ कराना है इसको, अमोनिया के साथ। ये क्या है, अमोनिया।
NH3 फार्मूला होता है अमोनिया का। तो जब भी आप अमोनिया को सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा यूरोट्रोपिन प्लस में 6H2O। क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल तो मैं पहले पानी के बना देता हूं, ठीक, ये आपका पानी बन गया, ठीक है। ये बना CH2 के 6 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, ठीक। इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन, चाहे आप इसको यूरोट्रोपिन बोलिए, चाहे इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन। क्या बन गया? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और 6 मॉलिक्यूल आपके वाटर के बन गए। तो कब ये होगा? जब अब आप अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराओगे। 6 मॉलिक्यूल आपको फॉर्मेल्डिहाइड के लेने हैं, अमोनिया का तो आप एक ही मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और जब रिएक्ट कराएंगे या फिर इसके भी 4 मॉलिक्यूल रहेंगे, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के, क्योंकि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे हमें? तो जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा, प्लस में आपका क्या बन जाएगा? वाटर। अब आगे बढ़कर देखते हैं क्या है हमारा रिएक्शन नेक्स्ट। हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। अमोनिया की क्रिया किसके साथ? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं, HCHO को किसके साथ रिएक्ट करा दूं? HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आपका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात और ध्यान रखिएगा। इसको 2 तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो HCH करके CN और OH लगा दूं, लेकिन मेन जो हमारी बात है वो सिर्फ यही है कि हमको साइनोहाइड्रिन प्राप्त करना है फॉर्मेल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा के। तो जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये नेक्स्ट रिएक्शन था। अब इसके बाद क्या है? एथिलेमीन की एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। स्पष्ट कीजिए क्यों। देखो, हाँ, एथिलेमीन ये फार्मूला होगा C2H5NH2। क्या होगा? C2H5NH2। एथिल दे रखा है यहाँ पर, ना कि मेथिल। अब इसके एकांकी लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, या एक दुर्बल एकांकी क्षारक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, केवल कारण क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण। एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। एथिलेमीन को CH3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो रिएक्शन इसका क्या है। ये आपका एथिलेमीन, शॉर्टकट में लिख देता हूं एथिलेमीन। इसको रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 प्लस में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो मॉलिक्यूल की संख्या रहेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक, अगर आप रिएक्ट कराओगे तो बनेगा क्या? ये देखो, आपका बनेगा
एथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड, ये बन गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड। दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के, और 3 मॉलिक्यूल आपके क्या बन जाएंगे, H2O यानी पानी। तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया आपका, H2O बन गया, और एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। कब, जब एथिल एमीन की पहचान करने के लिए हमने एक रासायनिक परीक्षण किया, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ रिएक्ट किया, तो ये आपका बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। हाँ, अगला रिएक्शन क्या है, सिमिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमिन की एसिटाल्डिहाइड व नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण दीजिए। सिमिट अपक्रिया क्या है देखते हैं, C2H5COOH, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल। और प्रोपियोनिक अम्ल को अगर आप हाइड्राजोइक एसिड के साथ HN3, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। प्रोपियोनिक अम्ल को किसके साथ में रिएक्ट करा दें, हाइड्राजोइक एसिड के साथ। तो जब भी प्रोपियोनिक अम्ल को हाइड्राजोइक एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, प्लस में किसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको कंपाउंड क्या मिलने वाला है, आपको एथिलेमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। एथिलेमीन प्लस में आपका क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में गैस कौन सी निकल जाएगी, नाइट्रोजन। ठीक, तो यही तरीका है, ये भी साफ साफ कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल, ये प्रोपियोनिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, इसको एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कराना है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, किसको रिएक्ट कराना है, एथिलेमीन को, यानी C2H5NH2। अगर मैं एथिल एमीन को, देखो ये एल्डिहाइड और ये एथिलेमीन, इसको रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, एथिलीन, एथिलीडीन एथिल एमीन, एथिलीडीन एथिल एमीन प्लस में आपका बन जाएगा H2O, एथिलीडीन एथिल एमीन। सो ये रहा एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।